मूवी की शुरुआत में हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है जहां पर रिपोर्टर्स और कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और वो लोग देख रहे हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए एक कपल को जो कि डिसबैलेंस होकर पुल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि दूर से देखने पर ये लग रहा है कि वो जो लड़का है वो लड़की को जानबूझकर नीचे गिराना चाहता है और जो लड़की है वो बचने के लिए हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर भागते हुए आ रही है और दोनों लड़का लड़की को कस्टडी में लिया जाता है और लड़की से कहती है कि अब तो सच बता दो कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जी हाँ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। फिर कहानी को फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हिल स्टेशन के ऊपर एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ हमें विद्या ज्योति नाम की एक नई इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी हाल ही में ज्वाइन हुई थी। वो इंस्पेक्टर अपने कलीग के साथ बात कर रही थी, तब तक लाइट चली जाती है और फिर उसे बड़े साहब अपने कैबिन में बुलाते हैं और बड़े साहब उसे कहते हैं कि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, इसकी आदत तुम डाल लो और तुम्हारी इतनी बार पोस्टिंग हुई है उसका रीजन मुझे पता है। तुम इतनी ऑनेस्ट पुलिस वाली हो कि तुम कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, हर जगह तुम ऑनेस्टी दिखाती हो, पर तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं वो इतना ईमानदार सोचते नहीं, इसीलिए तुम्हारी हर जगह पोस्टिंग होती रहती है। चलो, तुम्हारी ऑनेस्टी की वजह से हम तुम्हें देते हैं पेट्रोलिंग की ड्यूटी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। विद्या ज्योति को भी ये बात पता थी, लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर की डांट सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद वो अपने कैबिन में आती है। तभी उनके पास एक कॉल आता है और उसमें पता चलता है कि एक घर से डोमेस्टिक वायलेंस की आवाजें आ रही हैं। एक लड़की को उसके पति ने मारा है। कंप्लेंट सुनने के बाद कांस्टेबल बोलता है कि मैडम आप जाएंगे और आपको ये पता लगेगा कि औरत कंप्लेन करेगी ही नहीं, वो बोलेंगे कि मेरा पति ऐसा कुछ नहीं करता। विद्या तभी बोलती है हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि कॉल आया है तो हमको जरूर जाना चाहिए। विद्या जाती है उस घर में और घर का दरवाजा खोलती है सौम्या सूद और उसी के साइड में उसकी माँ जी खड़ी हुई होती है। विद्या के पूछने पे वह बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, पड़ोसी ने शायद कॉल कर दिया होगा। सोनिया कुछ भी नहीं बोलती, वो डरी सहमी रहती है। फिर विद्या पूछती है कि ये चोट कहाँ से लगी, तो सोनिया कहती है कि मैं अलमारी से टकरा गई, मेरे घर में कुछ भी नहीं हो रहा, और वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। फिर यहाँ वो लड़की बहुत डरी सहमी होती है। अब विद्या वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सुबह कांस्टेबल उसके घर आता है। वो उससे कहता है कि मैडम पुलिस स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है और वो खाना वाना पैक कर रही होती है। फिर कांस्टेबल और इसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस वाली है, रूल बुक को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और इसने अपने भाई को भी जेल डाल दिया था 6 महीने के लिए क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। विद्या को ये आदत उसके पापा से लगी थी। उसके पापा जज थे और उसकी मम्मी थी लॉयर, और विद्या के पास भी लॉयर का डिग्री है। वो अपने लॉयर का डिग्री रूम में अच्छे से सजा के रखती है और पेशे से है वो पुलिस ऑफिसर। वो चाहे तो किसी का केस भी लड़ सकती है। फिलहाल तो सिंगल है, पर उसकी एंगेजमेंट हुई थी। एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद ही उसने अपने पति के सर पे मटका फोड़ दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शायद उसे कुछ पता चल गया होगा। उससे पे उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तभी कांस्टेबल कहता है कि पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर कुछ बवाल हो गया है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर वो लोग उस पॉइंट पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक औरत जो पैराग्लाइडिंग कराते हैं उन लोगों से झगड़ा कर रही थी। और मैडम सर और कांस्टेबल इससे पहले कि वहाँ जाते इतने में ही ध्रुव सूद वहाँ पर आ जाता है। ध्रुव सूद की एंट्री किसी हीरो की तरह होती है। वो आते ही उस औरत को पहले कंफर्टेबल करवाता है और उधर ही सब शांत करवा देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पैराग्लाइडिंग का बिजनेस इसी का है। फिर कांस्टेबल कहता है कि मैडम सर उस दिन जिस घर की कंप्लेन के लिए कॉल आया था वो इसी का घर था। सुनने के बाद वो इंक्वायरी करने के लिए उनके सुवनियर शॉप पर जाती है और वो इधर उधर देखती रहती है और सौम्या सूद को ढूंढती रहती है और तभी सौम्या सूद उसके सामने आती है और पूछती है मैडम आपको क्या चाहिए। फिर पीछे से एक और लड़की बात करती है जो कि हूबहू सोनिया जैसे ही दिख रही थी। दोनों को देखकर वो चौंक जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वो कांस्टेबल को कॉल करती है कि मुझे इस गीता सीता के मामले में नहीं पढ़ना है। फिर बाहर उन्हें उनकी माँ जी मिल जाती है और वो कहती है कि ये जुड़वा बहनें हैं। फिर वो शॉक हो जाती है कि उस दिन उसे किससे देखा था, लेकिन तभी माँ जी उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और वो बताती है कि उस दिन मैंने ही आपको कॉल करा था। इसका जो पति है ध्रुव सूद वो इसे मारता है। वो चाह कर भी कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी बहन से नहीं हारना चाहती और वो अपने पूरे परिवार को भी बचाना चाहती है। फिर जब ये बहन वाला एंगल आता है तो हमें पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो इंस्पेक्टर को सब कुछ बात बताती है। आज से बहुत साल पहले इन दोनों बच्ची की देखभाल करने के लिए एज अ मैड वो उनके घर आई थी और कुछ दिनों में ही इन दोनों को उसने अपना लिया था। इनकी माँ के साथ ये दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड थी। पिता तो बस शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्चियां अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। इनकी माँ के लिए भी ये दोनों बच्चियां ही पूरी दुनिया थी। सौम्या बहुत डरी सहमी रहने वाली बच्ची होती है और शैली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ये 8 साल की थी और इनकी माँ गुजर गई थी। सौम्या थोड़ी कमजोर थी और वो मुझे ही माँ बुलाया करती थी और शैली मुझे माँ जी बोलती थी।
इन दोनों बच्चियों की देख रेख मुझे करनी होती थी। पापा तो बस शराब में ही डूबे रहते थे और माँ के बनने के बाद तो और भी ज्यादा दोनों बच्चियों पे तो उनका ध्यान भी नहीं होता था। सौम्या थोड़ी कमजोर थी, वो दवाइयाँ भी लेती थी और इनहेलर भी, इसलिए मुझे उसकी देख रेख थोड़ी ज्यादा करनी होती थी। पर शैली को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ये कहती थी कि ये ड्रामा कर रही है, इसे बस सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है। और उनके पापा ने शैली को हॉस्टल भेज दिया और दोनों में तब से ही अनबन बनी रहती है। शैली को बहुत गुस्सा आता है सौम्या पर और वो ये कहकर गई थी कि आज तो मैं जा रही हूँ पर लाइफ में मैं तुझे कभी भी जीतने नहीं दूंगी। और ये लास्ट स्टेटमेंट था शैली का और वो यहाँ से चली जाती है हॉस्टल में रहने के लिए। और कुछ दिनों बाद इनके पापा भी गुजर जाते हैं और शैली घर नहीं आई। यहाँ तक कि हॉस्टल की छुट्टियों के बाद भी शैली घर नहीं आई और देखते ही देखते टाइम निकल गया और ये दोनों बच्चियां बड़ी हो गई। आपको तो पता है ना, नया पैराग्लाइडिंग शूट पॉइंट बना हुआ है, तो वो वहाँ पर जाती थी और अपना टाइम पास वहाँ पर करती थी। फिर एक दिन वो वहाँ पर गई और अपना खुद का ही फोटो क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा फोटो क्लिक कर देता हूँ। और वो और कोई नहीं, ध्रुव सूद होता है। ध्रुव दिखने में बहुत ही हैंडसम और कॉन्फिडेंस होता है और वो सौम्या को अपनी बातों में फंसा लेता है। यहाँ ध्रुव उससे बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है और उसे पैराग्लाइडिंग के लिए बोलता है, लेकिन सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है। पर ध्रुव अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर लेता है और हालांकि यहाँ पर सौम्या उसकी बातों में आ भी जाती है। दोनों एक साथ पैराग्लाइडिंग करते हैं और यहाँ सौम्या को अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह से वो बादलों के नीचे बैठकर अपनी माँ के साथ समय गुजारा करती थी। उसे ये सब सोचकर रोना आ जाता है। फिर वो लोग जब जैसे ही नीचे आते हैं वो भागते हुए ध्रुव को हग कर लेती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो बादलों के बीच जाएगी। फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता बढ़ने लगा और ये लोग आपस में बहुत समय बिताने लगे। पर सौम्या को थोड़ा आगे जाने में डर लगता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि वो अपने मन की बात ध्रुव से कह दे। और एक दिन ध्रुव हमारी शॉप पर आता है सौम्या से मिलने के लिए। हम सब आपस में ही बात कर रहे थे। सौम्या बहुत ज्यादा खुश थी। फिर हम देखते हैं कि एक गाड़ी हमारी शॉप के बाहर आकर रुकती है। उस कार में से शैली उतरती है। मैंने बहुत सालों बाद शैली को देखा था जो कि हूबहू बिल्कुल सौम्या की तरह ही दिखती है। वो हालांकि जुड़वा थे पर बिल्कुल सेम टू सेम मैं देख के थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। वो आते ही सबसे अच्छे तरीके से बात करने लगती है और यहाँ वो ध्रुव से भी अच्छे से बात करती है। ध्रुव शैली को ऐसे देख रहा था जैसे वो उससे अट्रैक्ट हो चुका है, पर यहाँ सौम्या को बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त, जब शैली सौम्या से उसी के दोस्त के बारे में पूछती है और कहती है कि ध्रुव थोड़ा मेरे टाइप का है, तुम मेरा इंट्रो उससे करवा दो, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सब सुनने के बाद सौम्या को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है। यहाँ सौम्या बहुत ही शांत किस्म की लड़की थी। वो जानती थी कि शैली किस टाइप की लड़की है, वो ध्रुव को उससे छीन लेगी और हालांकि ऐसा ही हुआ। शैली ध्रुव के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, पैराग्लाइडिंग करने लगी और जितना हो सके उसके पास रहने लगी। वो दोनों बहुत ज्यादा ही नजदीक हो चुके थे और यहाँ सौम्या सब कुछ देखती है। उसे बुरा लगता है पर वो अपने मन की बात ध्रुव को कभी कह नहीं पाई। यहाँ सौम्या अपने आप को समझा लेती है कि ध्रुव अब उसकी बहन के साथ है। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव एक टूरिज्म बिजनेस के लिए टूरिज्म मिनिस्टर के साथ अपने घर के बाहर की बालकनी में बैठकर डील कर रहा था। इसमें मिनिस्टर को 500 करोड़ के अप्रूवल में साइन करना था और घर के अंदर डीजे पार्टी चल रहा था जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज कर रहा था शैली ने। शैली बहुत मॉडर्न किस्म की है और बिना म्यूजिक के तो वो रह ही नहीं सकती और ड्रिंक करने के बाद वो थोड़ा सीन क्रिएट करने लगती है, जिसे शांत करने के लिए ध्रुव उसके पास जाता है, लेकिन वो ध्रुव के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हुए थे उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ये मीटिंग हम यहाँ नहीं करेंगे, कल तुम मेरे ऑफिस में आना, हम वहाँ पर बात करेंगे। पर ध्रुव को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी जस्ट मीटिंग थी, बस साइन होते होते रह गई, सिर्फ और सिर्फ शैली की वजह से। और शैली को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुस्कुराती रहती है। और यहाँ हम सौम्या को देखते हैं जो कि शैली को थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश कर रही थी और ध्रुव को संभालने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद माँ जी कोल्ड ड्रिंक लेकर ध्रुव के सामने आती है और ये कहती है कि तुम चुनने में गलती तो नहीं कर रहे। ध्रुव सोचने लगता है कि सौम्या या शैली, पर फिर माँ जी कहती है कि मैं तो ड्रिंक्स की बात कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ध्रुव एक बाथटब में बैठा हुआ होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। तभी उसके पापा का फोन उसके पास आता है और उसे डांटते हैं और कहते हैं कि 500 करोड़ जिसकी डील तुमने बिल्कुल तहस महस कर दी है, तुम्हें लड़कियों और पार्टी से फुर्सत नहीं मिल रही है, फटाफट अपने लिए कोई सीधी सादी लड़की देखो और उससे शादी करो, मैं तुम्हें और नहीं पाल सकता और कितने कांड को छुपाना पड़ेगा मुझे। यहाँ हम देखते हैं कि ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है, मानो जैसे वो अपने पापा को कुछ बोलना चाह रहा हो। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं सकता और वो फोन काट देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग के वक्त वो पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर रहता है जहाँ पर सौम्या वहाँ आती है। फिर वो सौम्या को पैराग्लाइडिंग
पैराग्लाइडिंग के लिए बोलता है तो सौम्या उसकी बात मान जाती है। दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए निकल पड़ते हैं और पैराग्लाइडिंग करते समय ध्रुव सौम्या से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और अपनी मीठी मीठी बातों में वो सौम्या को फंसा लेता है। वो कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स और एडवेंचर और नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे बस अपनी सिंपल सी लाइफ चाहिए ताकि मैं सेटल हो सकूं। और सौम्या इस बात पर मान भी जाती है और बहुत खुश हो जाती है। उसे पता भी नहीं चला कि एक्चुअल में क्या हुआ और वो बहुत जल्दी मान जाती है। मुझे समझ में नहीं आता बहनों, तुम लोग इतनी जल्दी मान क्यों जाती हो। खैर यहाँ तो सौम्या मान चुकी थी। फिर ध्रुव वहाँ पर जाके शैली को बताता है तो शैली कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ सौम्या और ध्रुव की शादी हो जाती है। शैली ने ध्रुव को छीनना चाहा पर वो नाकामयाब हो गई, पर वो रुकने वाली नहीं थी। रिसेप्शन वाले दिन वो हूबहू वैसा ही ड्रेसअप पहनकर आती है जैसा सौम्या ने पहना था, बिल्कुल सेम टू सेम ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप एक्सेट्रा, लोगों को दिखाने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए। माताजी बताती है शादी के कुछ ही महीनों बाद ध्रुव का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसका बिजनेस भी ठप हो गया और उसका हाथ भी खुलने लगा। सौम्या अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देगी पर वो कभी भी शिकायत तो नहीं करेगी। फिर विद्या कहती है कि शिकायत नहीं करेगी तो केस कैसे बनेगा और सबूत भी तो नहीं है। फिर वो माँ जी को कहती है कि जब भी ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज की सबूत मुझे लाके देंगे। शैली, सौम्या, ध्रुव और माँ जी के साथ ही रहती थी और वो बातों बातों में उन्हें एहसास दिलाती थी कि वो सौम्या की जिंदगी तबाह कर देगी। अब एक शाम मंत्री जी डिनर पर आए होते हैं और वो खाना खाते हुए ही थोड़ा बहुत चिल्लाने लगते हैं जिससे पता चलता है कि उनके खाने में बहुत ज्यादा ही मिर्ची है। फिर किचन में जाकर ध्रुव सौम्या के हाथ मरोड़ कर उसे बहुत दर्द देता है। विद्या सौम्या की चोटों को देखकर कहती है कि सबको दिखता है कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत मारता है, तो कंप्लेन क्यों नहीं करती। फिर सौम्या कहती है कि सबको तो ये भी पता है कि वो मुझसे प्यार भी उतना ही करता है। इधर ध्रुव को जब पता चलता है कि विद्या सौम्या के पीछे पड़ी है कंप्लेन के लिए तो वो उसे धमकाने के लिए वहाँ आता है। हमारे पीछे मत पड़ो, अगर बात मेरे पिता तक पहुँच गई तो दिक्कत तुम्हें ही आनी है। अब एक दिन ध्रुव सौम्या के साथ रोमांस कर रहा होता है कि तभी सौम्या ध्रुव से कहती है कि मुझे बेबी चाहिए। फिर ध्रुव का मूड खराब हो जाता है और वो चिल्लाता है कि जब देखो तब बस यही बातें करके कलेश करती रहती हो। फिर इधर माता जी शैली से कहती है कि सौम्या को ध्रुव बहुत मारता है, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती है। तो फिर शैली कहती है कि ये बेचारी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करती है। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि ध्रुव और सौम्या तो गार्डन में हंस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और फिर ध्रुव शैली की तरफ देखने लगता है और शैली भी अभी भी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। सौम्या फिर से ध्रुव को बच्चे के लिए बोलती है तो ध्रुव उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि इससे अच्छा तो मैं शैली से शादी कर लेता, कम से कम वो भी अच्छे से रहती है और मुझे भी सुकून से जीने देती। यहाँ पर सौम्या भी उसे सुना देती है कि खुद से तो कुछ होता नहीं है, बाप का बिजनेस है और उससे भी संभाला नहीं जा रहा है। फिर ये सुनकर ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सौम्या को बहुत मारता है, यहाँ तक कि सीढ़ियों से भी नीचे गिरा देता है और छोड़कर चला जाता है। सौम्या का पूरा शरीर चोट के निशानों से भर गया था, वो बहुत रोती है और इस वक्त उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए उनकी रखी साड़ी पहन और उनके जैसा तैयार होती है। विद्या सौम्या की हालत देखकर कहती है कि ये जिंदा नहीं बचने वाली। फिर यहाँ माता जी ध्रुव से कहती है कि वो मर सकती थी, अगर दोबारा तुमने सौम्या को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगी। तभी ध्रुव उन्हें कहता है जाओ लिखा दो मेरे खिलाफ रिपोर्ट, मैं भी कह दूंगा कि इतनी सारी दवाइयाँ खाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागल है वो, कुछ तो भी अपने हिसाब से करती है, ये चोटें सब उसने ही करी है, मैं पागल साबित कर दूंगा उसे कोर्ट में। और क्या पता इन सब के बीच उसे और ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, खुद की जान ले ले वो, तो इससे अच्छा ये सब ना हो तो आप चुप ही रहो तो बेटर है। इधर शॉप पर सौम्या अपनी माँ की फोटो साफ करती है। फिर शैली देखती है तो वो कहती है कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ में, तुम ध्रुव को छोड़ क्यों नहीं देती हो। सौम्या उसे चुप कराते हुए अपनी माँ की फोटो को साफ करने लगती है। यहाँ ध्रुव शैली को बताता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा, वो खुद ही सीढ़ी पर से गिर गई थी, पहले खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर खुद ही ड्रामा करती है। अगले दिन विद्या दोनों को अपने सामने पेश करते हुए कहती है कि अब तो सच बता दो। सौम्या कहती है कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है और हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ध्रुव भी हामी भर देता है क्योंकि उसे बचना था किसी तरह से पुलिस से। अगले दिन होली थी तो सौम्या ध्रुव से कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझसे फर्स्ट टाइम में शादी के लिए पूछा था पैराग्लाइडिंग करते हुए, उसी तरह से तुम मुझसे कल भी पूछना, हम लोग फिर से नया स्टार्ट करते हैं। फिर अगले दिन होली में ध्रुव शैली के साथ नाचने गाने में लगा हुआ था, तभी सौम्या उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में खबर आती है कि वो दोनों पैराशूट से लटके पड़े हैं एक ब्रिज पर। फिर उन्हें बचाया जाता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है, रिपोर्टर्स आ जाते हैं और ये सीन वही वाला है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। सौम्या पुलिस को बताती है कि ध्रुव ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी है, तो ध्रुव को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ विद्या को कानून की पूरी जानकारी होती है, तो वो प्रण लेती है कि वो ये केस खुद ही लड़ेगी और सौम्या को इंसाफ दिलाएगी। अब तक तो सिर्फ घर की चार दीवारी में ये सब
गलत काम होता था, लेकिन ये वाला सीन तो पूरे खुल्लम खुल्ला सबके सामने हुआ, लोगों ने रिकॉर्डिंग्स भी करी है। अब सीन कोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर विद्या का कहना था कि ध्रुव अत्याचार करता है, सौम्या को खूब मारता पीटता है। यहाँ ध्रुव का कहना था कि सौम्या सब नाटक करती है, खुद से ही खुद को चोट लगवा लेती है। सौम्या बताती है कि जब होली वाले दिन हम लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो हमारे बीच बच्चे को टॉपिक को लेकर झगड़ा हुआ। ध्रुव ने मेरी सेफ्टी हार्नेस खोल दी। यहाँ पर सौम्या के चाचा भी थे और वो गवाही देते हैं कि ध्रुव सौम्या को मारता था। तभी ध्रुव का वकील कहता है कि ये चीज आपने पहले क्यों नहीं बोली। तो चाचा कहते हैं कि ये आपस का मामला था, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं। माताजी भी ध्रुव के खिलाफ गवाही देती हैं। ध्रुव का वकील ये साबित करने में लग जाता है कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो दवाइयाँ पे दवाइयाँ लेती थी ताकि सारा इल्जाम उस पर ही लग जाए। जो होता है वो खुद ही करती है। फिर विद्या जब ध्रुव से पूछती है तो ध्रुव बताता है कि सौम्या ने सेफ्टी हार्नेस खुद ही खोली थी और खोलने के बाद अपने आप ही गिरने का नाटक करते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। यहाँ विद्या ध्रुव की बातों को रिपीट करते हुए बोलती है कि ध्रुव आपने ही तो बताया था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, तो जिस लड़की को ऊंचाई से डर लगता है वो अपना सेफ्टी हार्नेस कैसे ओपन कर सकती है। यहाँ विद्या जज के सामने कहती है कि केस बिल्कुल क्लियर है। ध्रुव का मन अपनी वाइफ से भर गया था और उसका मन शैली में लगा हुआ था, इसीलिए वो अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहता था। इसलिए मौके का फायदा उठाकर उसने पैराग्लाइडिंग में सौम्या की सेफ्टी हार्नेस को खोल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार सौम्या लड़ेगी और वो इसके खिलाफ जाएगी। तो सभी चीजों को देखते हुए और इस केस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट उसे 13 साल की सजा सुनाती है। फिर विद्या बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसने सौम्या को इंसाफ दिला ही दिया। तभी विद्या नोटिस करती है कि शैली सौम्या को कुछ इशारा करती है और फिर चली जाती है। दिव्या का दिमाग ठरकता है। विद्या सोचती है कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व हो गया, उतना कुछ है नहीं, बल्कि बात कुछ और ही है। ये दोनों लड़कियां और उनकी माँ कुछ तो छुपा रही हैं, झूठ बोल रही हैं। फिर विद्या को समझ में आता है कि ये दोनों बहनें सीता और गीता का खेल खेल रही हैं। घरेलू हिंसा के केस को हत्या की साजिश का केस बना दिया। 3 साल की जगह 13 साल की सजा करा दी। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। उस समय जब सौम्या अपनी माँ की फोटो साफ करने में लगी हुई थी, शैली दोबारा वहाँ आती है तो सौम्या पत्थर से अपनी उंगली तोड़ रही होती है और बड़बड़ाने लगती है कि सब मेरी गलती है, मैं बचा नहीं सकी, माँ को मार डाला, सब मेरी गलती है, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है, ध्रुव को भी सजा नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा और मैं मर जाऊंगी। शैली कहती है कि तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। तो सौम्या कहती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी ये हालत देख शैली को बहुत बड़ा झटका लगता है। सौम्या खुद को माँ समझ रही थी। फिर शैली उसे सांत्वना देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ध्रुव को सजा मिलेगी, हम दिलाएंगे उसे सजा। फिर यहाँ विद्या ध्रुव से पूछती है कि होली पार्टी के बाद तुम लोग सीधे पैराग्लाइडिंग करने गए थे या बीच में कहीं रुके भी थे। तो ध्रुव बताता है कि हाँ, हम बीच में रुके थे क्योंकि सौम्या का इनहेलर उसकी शॉप पर ही छूट गया था। यहाँ विद्या को सब समझ में आ जाता है कि क्या खेल हुआ। सौम्या दुकान में गई और वहाँ शैली पहले से ही मौजूद होती है और वो बिल्कुल ड्रेसअप वैसे ही पहना हुआ होता है। तो यहाँ पर शैली सौम्या की जगह पर ध्रुव के साथ गई पैराग्लाइडिंग करने। यहाँ शैली को सब जानकारी थी कि कैसे क्या करना है, तो इसीलिए उसने हार्नेस खोलकर गिरने का नाटक करा। और जब मेडिकल टेस्ट होना था तब भी उन दोनों ने वॉशरूम में जाकर खुद के ड्रेसअप चेंज कर ली और अपनी अपनी जगह ले ली थी। उसमें भी अंतर पता नहीं चला। फिर विद्या शैली के पास जाकर कहती है कि तुम दोनों ने जो भी गुल खिलाया है, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं केस को फिर से रीओपन करूंगी और इस बार मैं तुम तीनों को अंदर पहुंचाऊंगी, सौम्या, शैली और माजी। फिर शैली विद्या को कहती है कि आज नहीं तो कल वो ध्रुव सौम्या को मार ही डालता, ऐसे में हम क्या करते। कि जो भी होता था 4 दीवारी के अंदर होता था, इसीलिए कोई भी सबूत नहीं था हमारे पास कि वो सौम्या के साथ गलत करता है। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया और उसे फंसाया ताकि उसे सजा मिले। हमने वही किया जो हमें सही लगा, अब आप भी वही करना जो आपको सही लगे। लेकिन फिर भी विद्या मैडम अगले दिन कोर्ट पहुंच जाती है इस केस को रीओपन करने के लिए। जब इस केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी तभी शैली वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो कहती है आई एम गिल्टी और तुरंत ही कटघरे में चली जाती है। वो कहती है कि वो गिल्टी है क्योंकि उसने अपनी माँ को मारा है। वो कहती है कि मेरे जैसे हर एक इंसान को गिल्टी है जिसने अपने सामने डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा है और उसने कुछ भी नहीं किया है। शैली बताती है उसकी माँ बहुत ज्यादा ही खुश रहा करती थी और हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने घर का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन हमारे पिता हमारी माँ को बुरी तरह से मारते थे जो कि हम कभी भी नहीं देख पाए। वो शराब पीकर हर एक दिन हमारी माँ को मारते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन उन्होंने हमारी माँ की जान ले ली। ये सब कुछ सौम्या ने होते हुए देखा लेकिन उसे चुप कर दिया। इसमें कसूरवार है मेरे चाचा और मैं भी, क्योंकि मैंने भी सौम्या को चुप कराया था, जिस वजह से हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है और बाकी लोगों के साथ भी होता
होता है तब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे। आखिर में शैली कहती है मेरी बहन सौम्या भी गिल्टी है और मैं भी गिल्टी हूँ क्योंकि हम हमारी माँ को नहीं बचा पाए। फिर शैली कहती है कि मेरी बहन ने बहुत हिम्मत करके इस केस को लड़ा है, आपसे निवेदन है कि प्लीज उसकी हिम्मत को मत तोड़िएगा। तो विद्या मैम इस केस को रीओपन तो करने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया और इस केस को रीओपन नहीं होने दिया। इस वजह से ध्रुव को 13 साल की जेल तो काटनी ही थी। इस तरह से ये केस यहीं खत्म होता है और वो जीत जाते हैं और दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट मूवी जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू।